नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसा लॉ है जो चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। बहुत खुशी की भी बात है वो चाइनीज़ लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तो नहीं, पर चलिए फिर भी आप लोगों को बताता हूँ वो क्या लॉ है और वो क्यों हमारे लिए भी ज़रूरी है, भारत में उसको लाना क्यों ज़रूरी है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर खास करके जो ये मैट्रिमोनियल लॉज हैं, ये से मनी एक्सटॉर्शन का रैकेट बना दिया गया है, मनी एक्सटॉर्शन का धंधा बना दिया गया है, पैसा ऐंठने का धंधा बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ का मेरा मतलब है वो महिलाएं जो पैसा कमाना चाहती हैं, जो ज़्यादा पैसा बनाना चाहती हैं और शादी को सिर्फ और सिर्फ एक धंधे के रूप में देखती हैं। उन महिलाओं के लिए एक पति पक्ष को तंग करना बहुत आसान है। और ये वो लॉज हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ हो, एंटी डाउरी लॉ हो, या साथ ही साथ हिंदू मैरिज एक्ट हो, या एलिमनी का लॉ हो। तो ये जितने भी लॉज हैं ये हमारे देश के अंदर गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। 498A को बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो पति पक्ष होता है उसको अपने हिसाब से चलाने पर मजबूर किया जाता है। और अगर पति पक्ष अपने हिसाब से नहीं चले, अगर महिला पक्ष के हिसाब से पति पक्ष नहीं चल रहा है, तो फिर पति के ऊपर झूठे केसेस दायर किए जाते हैं और उसको कोर्ट कचहरियों में कई जगह पर धक्के खिलाए जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी जो जिंदगी है उसको दूभर कर दिया जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है भारत देश के अंदर भी, जहां पर केसेस हुए हैं जब एक मर्द जो है उसने आत्महत्या कर ली है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। और ये सारी चीजें ऐसे नहीं हो जाती हैं, ये कोई मजाक नहीं है, इसको हम बिल्कुल मजाक की तरह देखते हैं क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ नहीं होती। तो जब तक आपके अपने साथ कोई चीज़ नहीं हो तब तक आप उसको कोई मुद्दा समझते ही नहीं हो, ये सबसे बड़ी कमी है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है और चाइना ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया। चाइना के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत हो रही थी। एलिमनी लॉ चाइना के अंदर भी था। भारत देश के अंदर एलिमनी लॉ का इस्तेमाल बहुत बुरे तरीके से किया जाता था। अब ये एलिमनी क्या चीज़ है? एलिमनी वो चीज़ है, वो पैसा है, वो धनराशि है जो पति पक्ष को पत्नी पक्ष को देनी पड़ती है जब डाइवोर्स होता है। तो जब डाइवोर्स हो रहा है उस समय पर जो पत्नी पक्ष है वो पति पक्ष से पैसा मांगती है अपनी मेंटेनेंस का। वो बोलती है कि मुझे जीने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए पति पक्ष से। और ये पति पक्ष की जिम्मेदारी मान ली गई है कोर्ट द्वारा भी और लॉ द्वारा भी कि पति पक्ष जो है वो पत्नी पक्ष को या तो महीने के महीने पैसा दे या फिर एक साथ ही पैसा दे दे। तो अगर एक साथ पैसा दे रहा है उसे एलिमनी कहा जाता है और जो महीने के महीने दिया जाता है उसे मेंटेनेंस कहा जाता है। तो कोर्ट्स भी क्या करती हैं, मजबूर भी हैं, उनको पता भी है कि जो लॉ है वो सारे का सारा एक तरफा है और उस एक तरफा लॉ के होने की वजह से पति पक्ष को मजबूर किया जाता है कि वो अपने पत्नी पक्ष को ज़्यादा पैसा दे। और इसी वजह से ये पूरे का पूरा जो है एक धंधा बना हुआ है भारत देश के अंदर। चाइना के अंदर भी एलिमनी लॉ का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा था। महिलाएं जो है वो पति पक्ष को तंग कर रही थी और उससे जो है वो पैसा ऐंठ रही थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एलिमनी लॉ को बदल दिया है। और क्या किया है उन्होंने एलिमनी लॉ के अंदर? उन्होंने ये कहा है कि जब भी डाइवोर्स होगा, चाहे वो पति पक्ष का है चाहे पत्नी पक्ष की वजह से है, कारण जो भी है, जब भी डाइवोर्स हो रहा है उस समय पर एलिमनी नहीं दी जाएगी। किसी तरीके का कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। पति खुद कमाए, खुद अपने आप को पाले, पत्नी खुद कमाए, खुद अपने आप को पाले। फीमेल है उसको पालने की जिम्मेदारी मेल की है और ना मेल को पालने की जिम्मेदारी फीमेल की है। दोनों अपने आप को खुद पालें, दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, अपने आप को खुद पालें, खुद नौकरी करें, जो मर्जी करें। पति पैसा नहीं देगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो पति के पास कोई भी प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिकली पत्नी नहीं ले सकती। भारत देश में क्या है? भारत देश में है कि अगर पति के पास कोई प्रॉपर्टी है तो पत्नी जो है तलाक के समय उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांग लेती है और कोर्ट उसको दे देती है बिना सोचे समझे। ये लॉ ही इस प्रकार से लिखा गया है, एक तरफा लॉ बनाया गया है। लेकिन चाइना ने अब क्या किया? चाइना ने कह दिया अगर प्रॉपर्टी पति के पास कोई है तो वो पति की ही प्रॉपर्टी है, वो पत्नी को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में वो पत्नी को मिल सकती है अगर पत्नी ने उस प्रॉपर्टी को खरीदने में अपनी कोई हिस्सेदारी दी हो और उस हिस्सेदारी के अनुसार ही उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। यानी अगर पत्नी ने 10% ही पैसा डाला है तो पत्नी को सिर्फ 10% ही हिस्सा मिलेगा। अगर पति ने 90% हिस्सा डाला है तो 90% पति के पास रहेगा। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 90% पत्नी ने हिस्सा डाला है तो 90% वो प्रॉपर्टी पत्नी को मिलेगी और 10% जो हिस्सा अगर पति ने डाला है तो 10% पति को मिलेगा। यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी में हक भी उसका उतना है। ये चाइना ने किया। उसके बाद जो प्रॉब्लम एक और आती है वो आती है कि अगर कोई बच्चा हो चुका है, अगर कोई ऐसी शादी हुई है जिस शादी के अंदर बच्चे हो गए हैं और उसके बाद तलाक हो रहा है, तो बच्चों के साथ क्या होगा? उन बच्चों का राइट किसके पास होगा? और इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी चाइना ने बहुत बढ़िया तरीके से किया है और ये कहा है
कि बच्चे का जो राइट है वो दोनों के पास रहेगा, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, उसका जो राइट है दोनों के पास रहेगा। अब भारत देश के अंदर क्या होता है, अगर कम उम्र का लड़का है तो उसकी जो जिम्मेदारी है और उसका जो राइट है वो सारा मदर को दे दिया जाता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तब उसका राइट और जिम्मेदारी जो है वो बाप को दी जाती है। लेकिन अगर लड़की है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मदर को दे दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी बाप को पैसा देना पड़ता है, उन बच्चों की मेंटेनेंस का भी पैसा बाप को उस पत्नी को पे करना पड़ता है। यानी कि पैसा आप पति से खींच रहे हो, पैसा पति पक्ष से खींच रहे हो, और वो सारे का सारा पैसा खींच के, चाहे बच्चों के नाम से खींच रहे हो, चाहे खुद की मेंटेनेंस के नाम से खींच रहे हो, वो खींच करके पत्नी पक्ष को दिया जा रहा है। लेकिन चाइना ने उस चीज़ को भी स्टॉप कर दिया, उसको भी बंद कर दिया। चाइना ने कह दिया कि चाहे कितनी भी उम्र हो, बच्चा जो है वो दोनों का राइट है और दोनों की ड्यूटी है। यानी कि उस बच्चे को मिलने का हक दोनों पति पत्नी को होगा, उन दोनों बच्चों को अपने साथ रखने का हक भी दोनों पति पत्नी को होगा। वो खुद से जैसे मर्जी डिवाइड करें, वो डिवीजन का भी कुछ ना कुछ लॉ उन्होंने तो बनाया ही होगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि दोनों का हक भी बराबर है और दोनों का राइट भी बराबर है, दोनों की ड्यूटी भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बच्चे को पालना है तो उस पालने की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को सिर्फ और सिर्फ पति के ऊपर नहीं डाला जा सकता, पत्नी की भी बराबर की जिम्मेदारी होगी। यानी अगर पति कुछ कमाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसमें से कुछ हिस्सा उसको अपने बच्चे को देना होगा। उसी प्रकार से पत्नी जो कमा रही है, नौकरी कर रही है, मेहनत कर रही है, तो उसका भी जो हिस्सा है उसको अपने बच्चे को देना होगा। दोनों को ही पैसा डालना होगा बच्चे को पालने में, और सिर्फ पैसा ही नहीं, जो उसके बाकी काम है उनको भी बराबरी से करना होगा। तो चाइना ने क्या किया, बिल्कुल सरल कर दिया। जब एल्यूमिनी नहीं रहेगी, जब पैसे का हेर फेर नहीं रहेगा, जब पैसे का लेन देन नहीं रहेगा शादी के अंदर, तो तलाक लेने की कोई कारण नहीं रह जाएगा। जो फेक तलाक हो रहे हैं, जो फर्जी तलाक हो रहे हैं, जो फर्जी शादियां हो रही हैं, उन फर्जी शादियों का, उन फर्जी तलाक का जो है वो किसी ना किसी तरीके का जो मोटिव है वही नहीं रह जाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं मिलेगा, मोटिव खत्म। प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, मोटिव खत्म। बच्चे को भी अगर बच्चा भी करेंगे तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा, तो कोई फायदा नहीं उठा पाएंगी। जो लेडीज हैं वो भी फायदा नहीं उठा पाएंगी, बच्चे का फायदा भी नहीं उठा पाएंगी। तो जब बच्चे से भी कोई फायदा नहीं उठा पाएंगी, कोई पैसा नहीं ले पाएंगी पति पक्ष से, तो फिर इस तरीके का कोई काम होगा ही नहीं। इसका मतलब फर्जीवाड़ा सारा बंद कर दिया। अब जो कुछ होगा सीधा काम होगा। या तो अगर वो तलाक लेना चाहेंगे, वो सिर्फ उसी केस में होगा जब दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही है, उस समय पर तलाक होगा, और वो बिल्कुल लीगल तरीके से जो उन्होंने नया रूल बनाया उस रूल के तहत हो जाएगा। कोई पैसे का उसमें लेन देन नहीं होगा। और अगर जो गलत तलाक लेती हैं, जो झूठा तलाक लेती हैं, ये झूठा तलाक बंद हो जाएगा। पति को जो दबाने का काम है वो बंद हो जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लॉ हमारे भारत देश के अंदर भी आना चाहिए। हम चाइना से compete करने की बात तो बार बार करते हैं, हमारे नेता भी बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, जब वो ये कहते हैं कि हम फलाने से आगे निकल गए, हम ठिकाने देश से आगे निकल गए, हमारी चौथी अर्थव्यवस्था बन गई, हम पता नहीं ना जाने क्या बन गए, हमारे लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, हम बहुत महान हैं। झूठ को अगर आप मानना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, किसी के पीछे ऐसे ही लगना चाहते हैं, अपना दिमाग बंद करके अगर किसी के पीछे चलना चाहते हैं तो चलिए, वो आपका अपना निजी पसंद है, वो आपकी अपनी निजी समस्या है। लेकिन जो जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है ना, जहां पर लीगल चीजों की बात आती है, तो लॉ हमेशा बराबर होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। तो इस लॉ को बराबर करने की तो बहुत पहले से जरूरत है। मैं बहुत समय से इसके ऊपर बोल रहा हूँ, 2018 से लेकर के बहुत प्रखर होकर के मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात को ढंग से सुन नहीं रहा। लॉ को बराबर होना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश उन्नत बने, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रगतिशील हो, तो आपको पहले अपने लॉ को भी बराबर करना होगा। और इस मैट्रिमोनियल लॉ के अंदर आपको अमेंडमेंट की जरूरत है। आप चाइना से कोई चीज सीखो। अगर आपका पड़ोसी कुछ अच्छा कर रहा है, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी अपने दुश्मन से भी अच्छी चीज को सीखना ही एक समझदार व्यक्ति का जो है ना प्रमाण है। और अगर आप अपने आप को समझदार मानते हैं, अगर आप भारत देशवासी अपने आप को समझदार मानते हैं, तो कृपया करके इस चीज को समझिए कि आपको अपने दुश्मन से भी कुछ चीज सीखनी पड़ेगी। चाइना से हम ऐसे आगे नहीं निकल सकते, आप किसी भी देश से आगे नहीं निकल सकते, और ना ही हो। आप बस अपने दिमाग में एक ख्याली पुलाव बना रहे हो और उस ख्याली पुलाव को बड़े मजे से खा रहे हो। असल बात यही है कि आप किसी भी देश से आगे नहीं हो, ना ही आर्थिक रूप से, और ना ही सामाजिक रूप से, और ना ही लीगल रूप से। आपको समझना पड़ेगा। और चाइना से कंपटीशन ऐसे नहीं होगा। चाइना से कंपटीशन करना है, लॉ पहले ठीक करो, अपने देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करो, अपने देश के अंदर अच्छाई इंप्रूव करो, अपने देश के अंदर प्यार बढ़ाओ, सद्भावना बढ़ाओ, फिर मेहनत को जो है प्रमोट करो। अपने देश के अंदर मेहनत प्रमोट करो, सिफारिशें बंद करो, और एक तरफा चीजें बनानी बंद करो। वोट बैंक पॉलिटिक्स अपने देश के अंदर बंद करो।
सही नेता को चुनो, पढ़े लिखे नेता को चुनो, ऐसे नेता को चुनो जो आपके मुद्दे जानता हो, ऐसे नेता को चुनो जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। जब तक आप ये सब चीजें नहीं करेंगे, जब तक आप ये बदलाव नहीं लेके आएंगे, आपका ना तो समाज बदलेगा, ना ही आपका देश बदलेगा। हो सकता है आपको मेरी बात खराब भी लगी हो, अगर लगी है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें कुछ ऐसी बात नहीं की है जो किसी को हर्टिंग हो। मैंने हमेशा यही बात की है जो समाज को आगे लेके जा सके। तो मेरी बात को समझिए, ये बदलाव हमें सबको मिलकर के लाना होगा और हमें सही नेता जरूर ढूंढना होगा। अगर आपको लगता है कि नेता आपके आसपास मौजूद नहीं है, तो आपको नेता ढूंढ करके लेके आना होगा, उस व्यक्ति से खुद बात करनी होगी जो व्यक्ति आपको सही लग रहा है। हो सकता है आप मेरी बात से अग्री करें और हो सकता है आप इस बात को अच्छे तरीके से समझें कि इस तरह के जो लॉज जो हमारे देश के अंदर मौजूद हैं, जो एक तरफा हैं, जो एक पक्ष को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे पक्ष को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सभी लॉज को बंद होना होगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।